डियर स्टूडेंट, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में जानेंगे, जिसमें पहले कुछ जानकारी हम पिछले वीडियो से भी लेंगे जो L1 में गई थी। पुंकेसर के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेंगे, तब आगे वीडियो में चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पुंकेसर के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लें, ताकि जो अगला टॉपिक सूक्ष्म बीजाणु जनन एवं पराकोश के विकास के बारे में समझने में आसानी रहेगी। तो डियर स्टूडेंट, लेट अस, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पेंसिल घूम रही है, ये पुष्प का तीसरा चक्र है, ये आपको पता है। इस तीसरे चक्र को हम स्टेमेन कहते हैं, जिसको पुंकेसर कहते हैं। और ये भी जानते हैं कि ये नर जनन अंग होता है पुष्प का, और ये यूनिट होता है, इकाई होती है, सिंगल होता है। जब ये समूह में रहता है तो आपको बताया गया था, ये इसको पुमंग कहते हैं। इसमें एक फूला हुआ भाग आप देख रहे हैं। इस फूले हुए भाग में आपको जो होता है, एक ये लोब दिखाई दे रहा है और एक ये लोब दिखाई दे रहा है, दो लोब दिखाई दे रहे हैं। अब इसका जो होता है, हम चल रहे हैं विस्तृत अध्ययन पर। थोड़ा सा और हम लोग इसमें गहराई में चलें तो इसमें जो स्वेल पार्ट है वो एंथर है। इसके बीच में ये कनेक्टिव टिश्यू है। इस कनेक्टिव टिश्यू बाद में चल करके कंडक्टिव स्ट्रैंड वैस्कुलर बंडल का निर्माण करती है, जिसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का फ्लो होता है। और ये जो देख रहे हैं फिलामेंट है, जो अटैच होता है पुष्पासन से या थाइलामस से। अगर इसके टीएस में चलें तो प्रिय स्टूडेंट, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता होगा, इसमें पोलन ग्रेन लिखा गया है। तो ये आप लोब देख रहे हैं, ये जो लोब देख रहे हैं, इधर एक लोब और इधर एक लोब, दो लोब हो गए। और दो लोब में ये थीका हो गए, ये थीका, ये थीका, और इसी को हम कहते हैं पोलेन शैक, पोलेन शैक या माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलेन शैक कहेंगे इसको, माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे, या इसको हिंदी में कहेंगे परागधानी, लघु बीजाणुधानी, जिस लघु बीजाणु को ये धारण करती है। तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इसमें लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या कितनी होती है, जिसको पोलेन शैक कहते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, और हिंदी में परागफूट कहते हैं। तो इनकी संख्या आपको पता चल गया होगा कि इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। अगर यहाँ से हम सवाल करें कि एंथर के टीएस में कितने लोब होते हैं, तो 2 लोब, इधर एक लोब और इधर एक लोब। अगर थीका की बात करेंगे, कितने थीका इसमें होते हैं, कितने जो होते हैं प्रकोष्ठ इसमें होते हैं, चैम्बर होते हैं, तो एक में 2 चैम्बर, एक में 2 चैम्बर। और इसी को हम परागधानी कहते हैं, इसी को हम परागपुट कहते हैं, इसी को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं, जिसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि परागकोश में 2 लोब होते हैं और प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर होते हैं। तो 2 चैम्बर में 4 चैम्बर हो गया, जिसको हम लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलेन शैक, परागपुट, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो लेट अस अगेन वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंथर, परागकोश का विकास कैसे होता है, और उसमें लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर, माइक्रोमियोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो लेट अस वीडियो स्टार्ट किया जा रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माय डियर स्टूडेंट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि घर बैठे बच्चों को मैं अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं, ताकि आपका फ्यूचर सुंदर बन सके, फ्यूचर मास्टर बने, फ्यूचर डॉक्टर बने। तो लेटेस्ट अगला वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। माय डियर स्टूडेंट,
नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में डायग्रामेटिक अध्ययन करेंगे। कभी कभी बोर्ड के परीक्षा में केवल डायग्राम बनाने के लिए एंथर के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का आ जाता है, तो उसमें केवल आप डायग्राम के द्वारा वर्णन दिखाएंगे और वर्णित करने की आवश्यकता नहीं है, केवल डायग्राम हम बना देंगे। तो इस तरह के प्रश्न यूपी बोर्ड में आए हुए हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर सेक्स यानी पराग कोष का विकास और लघु बीजाणु जनन, यानी लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत डेवलपमेंट ऑफ एंथर भी है और फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन है, यानी पराग कण का निर्माण है, लघु बीजाणु का निर्माण है, माइक्रोमियोस्पोर्स का निर्माण है। तो डियर स्टूडेंट, एक पराग कोष आप जानते हैं जो स्टेमेन का अगला भाग होता है, उसका जो जुवेनाइल स्टेज है, जो शिशु अवस्था है, उसकी अनुप्रस्थ काट लेते हैं। ये जो देख रहा है, दिखाई दे रहा है, ये शिशु पराग कोष की अनुप्रस्थ काट है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो बाहर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो बाहरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई, ये क्या चीज़ है? तरुण पराग कोष की अनुप्रस्थ काट, तरुण कहिए या शिशु पराग कोष की अनुप्रस्थ काट कहिए। और यह भी बोर्ड के परीक्षा में एक बार पूछा गया है कि शिशु पराग कोष की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो शिशु का पूछेगा तो ये बनाएंगे, अपरिपक्व का पूछेगा तो ये बनाएंगे, जो यूपी बोर्ड में पूछा गया है। इसके जो पराग कोष होता है, यदि उसका टीएस काटा जाता है, अनुप्रस्थ काट करके लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोपिक जब स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो जो बाहरी इसकी लेयर होती है, जो बाहरी अस्तर होता है, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं और हिंदी में बाह्य त्वचा कहते हैं, क्योंकि बाहरी त्वचा है तो बाह्य त्वचा कहेंगे। और इसके अंदर देखा गया तो बहुत सारी विभाज्योतकी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। और इसकी विशेषता ये होती है कि ये लगातार विभाजन करती रहती हैं। इसी एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होता है, और हाइपोडर्मिस, ये जो एंथर सेक्स है, जो शिशु है, ये अंडाकार होता है। और इसके नीचे, एपिडर्मिस के नीचे कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, जिसको हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। अब यह धीरे धीरे जो होता है एंथर, यह टेट्रागोनल के रूप में लेता है, चार कोणाकार बनना शुरू हो जाता है। तो एपिडर्मिस के नीचे कोनों पर जो हाइपोडर्मल सेल होती है, उसका जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, केंद्रक बड़ा हो जाता है, अधिक मात्रा में अन्य कोशिकाओं से ये बड़ी हो जाती हैं और न्यूट्रिएंट, पोषक पदार्थ अधिक लेने लगती हैं और ये भिन्न हो जाती हैं हाइपोडर्मल के अन्य सेल से। तो इस सेल को हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, और हिंदी में बोलते हैं प्रप्रसु कोशिका। तो ये प्रप्रसु कोशिका आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसके बीच में प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड भी बना है, जैसे यहाँ लिखा है प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड। तो ये जनरेशन करता है बाद में चल करके वैस्कुलर स्ट्रैंड, कंडक्टिव स्ट्रैंड या वैस्कुलर बंडल का ये निर्माण करता है, ताकि इसको न्यूट्रिएंट और वाटर की सप्लाई हो सके। और यह कनेक्टिव में पाया जाता है, जो पड़े हैं, जहां एंथर और फिलामेंट जुड़े रहते हैं और बीच में जो लोब बनते हैं, जो कनेक्शन होता है, वहां कंडक्टिव स्ट्रैंड होता है, जो प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड शुरू अवस्था में कहलाता है। इसके अलावा ये बी पोर्शन में आपने देख लिया, समझ लिया। अब सी सेक्शन में इसके चल रहे हैं। अब ये धीरे धीरे जो एक शेप्ड था, जो अंडाकार था, अब ये धीरे धीरे ट्राइगोनल में हो गया और ये स्पष्ट रूप से ट्राइगोनल अवस्था में आ गया है। तो इसमें जो बाह्य स्तर होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। अब जो आर्कीस्पोरियल सेल आपको दिखाई दे रही है, ये पेरिक्लिनियल डिवीजन करती है, इसमें विभाजन होता है, ये बराबर भागों में बढ़ती है। तो जब ये बराबर भागों में बढ़ती है तो दो सेल बनाती है, देख रहे हैं
आर्की स्पोरियल सेल। डियर माय स्टूडेंट, आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों बताया जा रहा है, ताकि इस तरह के डायग्राम आप परीक्षा में आसानी से बना सकें। तो हम चल रहे हैं सी स्ट्रक्चर में। सी स्ट्रक्चर में ये सीधा आप देख रहे हैं ट्राइगोनल टाइप का हो गया है, यानी जिसमें 4 कोण होते हैं, 1 2 3 4। तो एपिडर्मिस बाह्य स्तर हो गया, और जो आर्की स्पोरियल सेल थी उसमें पेरिक्लिनियर डिवीजन हुआ, परिणत विभाजन हुआ। तो ये कोशिकाओं में बट गए, समान कोशिकाओं में बट गए, जिसको फर्स्ट कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रही है प्राइमरी पेराइटल सेल्स। और उसके आगे प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल भी आपको दिखाई दे रही है। तो प्राइमरी पेराइटल सेल को हम कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स को हम करते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब इसके बाद डी में आते हैं। तो डी में अब धीरे धीरे जो होता है, जो प्राइमरी पेराइटल सेल है, अब ये डिवाइड करती है, और डिवाइड करके प्राइमरी पेराइटल सेल्स वाल फॉर्मेशन करती है, भित्ति का निर्माण करती है, और ये भित्ति बनाना शुरू करती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसका क्लियर पोर्शन ई में दिखाया गया है। तो भित्ति, प्राइमरी पेराइटल सेल्स भित्ति बनाती है, जिसमें बाहरी भित्ति पहले से आपको पता है एपिडर्मिस के नीचे जो वाल फॉर्मेशन करती है प्राइमरी पेराइटल सेल्स, जिसको एंडोथीशियम कहते हैं। यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है एंडोथीशियम, ये एपिडर्मिस हो गई। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये भी आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लघु बीजाणुधानी का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपको लघु बीजाणुधानी का स्वच्छ नामांकित चित्र है, जो पराकोष के अनुप्रस्थ काट में बनती हुई दिखाई दे रही है। लघु बीजाणुधानी आपको पता है कि पराकोष में पाई जाती है। तो यदि परागधानी माइक्रोस्पोरेंजिया का चित्र परीक्षा में आ जा रहा है, तो आप इसको बनाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। ये जो देख रहे हैं एपिडर्मिस के नीचे, जिसको बाह्यध्वजा में बताया था, एंडोथीशियम, और ये जो एंडोथीशियम देख रहे हैं, ये फाइब्रस लेयर होती है। फाइब्रस लेयर याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एंडोथीशियम को हम कौन सा लेयर कहते हैं? फाइब्रस लेयर कहते हैं। और एपिडर्मिस के बाद ये लेयर होती है दूसरी। उसके बाद आता है मिडिल्स लेयर और मिडिलर्स। उसके बाद जो नंबर आता है आपको दिखाई दे रहा है टेपिटम, मिडिल लेयर, टेपिटम, एंडोथीशियम। एक क्रम याद रखिएगा, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। तो जो टेपिटम होता है, जहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फॉर्मेशन कर रही है, उसके ऊपर टेपिटम होता है। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी, और उसमें जब रिडक्शन डिवीजन होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, तो माइक्रोस्पोर बनेंगे। और वह माइक्रोस्पोर जो होता है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम, भोजन देने का काम, ये भित्ति जब टूट जाती है तो उसको भोजन देने का काम न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। तो यहाँ से भी आपके बोर्ड परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि फंक्शन ऑफ टेप्टम क्या है। तो आप अच्छी तरह बता सकते हैं कि टेप्टम का काम नरिशमेंट का होता है, पोषण देने का काम होता है। तो ये जो होता है माइक्रोस्पोरेंजिया का डायग्राम है, जिसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, उसके अंदर टेपिटम। इन सब का निर्माण किससे हुआ? इन सब का निर्माण किससे हुआ? प्राइमरी पेराइटल सेल से हुआ। अब जो अंदर सेल जो बनी थी, चले आ रहे हैं प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। तो भित्ति निर्माण के साथ साथ ही प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स यह भी डिवाइड करती है, और जब डिवाइड करती है, यह भी विभाजित करती है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदलती है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदलती है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से रिडक्शन डिवीजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा माइक्रोस्पोर बनते हैं। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में होते हैं, जो बाद में जो होता है जब मैच्योर हो जाती है माइक्रोस्पोरेंजिया, जहाँ एंडोथीशियम, बाद में एंडोथीशियम जो होता है, वहाँ कुछ लेयर जो होती है पतली हो जाती है, उसको हम मुख कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। ये डेहिसेंस का काम करती है, यहाँ से ये फटती है और ये रिलीज होते हैं माइक्रोस्पोर। कुछ माइक्रोस्पोर जो टेट्राड के रूप में होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं जब परिपक्व होता है,
माइक्रोस्पोरेंजिया में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ से वो जो होते हैं बाहर निकलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि जिसमें ये कंपाउंड स्थिति में होते हैं, जुड़े हुए स्थिति में होते हैं। इसको हम पोलैनियम कहते हैं और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कैलाट्रापिस होता है। तो प्रिय बच्चों, आप समझ गए होंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एंथर कैसे होता है और माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट फिगर को भी हम क्लियर कर दें। इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि एपिडर्मिस है और जूम करके इसको देखा गया। इसके अंदर आपको एंडोथीशियम दिखाई दे रही है जो फाइब्रस लेयर है, और इसके अंदर और भी आपको जूम करके देखा गया तो मिडिल लेयर दिखाई दे रही है जो कोई परत होती है, 3 से 5 परतों वाली ये होती है। और मिडिल लेयर के बाहर ये टेपिटम आपको दिखाई दे रहा है। और यह टेपिटम आप याद रखिएगा, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसमें, इसीलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। यदि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि टेपिटम में न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है, तो मल्टी न्यूक्लियस होता है। एंडोथीशियम कैसी होती है, तो फाइब्रस लेयर होती है और उसके नीचे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल दिया हुआ है। और यह भी फिगर किसका है, या तो इस फिगर को बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, और ये फिगर है इसको याद रखेंगे इसमें जो होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आपको दिखाई दे रही है और माइक्रोस्पोर मदर सेल के ऊपर आपका टेप्टम दिखाई दे रहा है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। इस माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिएंट कौन देगा, तो टेप्टम देगा। तो ये भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया का, जिसको स्पष्ट किया गया। इस प्रकार माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलपमेंट ऑफ एंथर होता है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर होता है जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं, जिसको हम माइक्रोमियर स्पोर्स कहते हैं। तो इस लेक्चर में सारी चीज़ें आपको क्लियर की गई होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट में सीधा हमसे जुड़िए और बात अपनी शुरू करिए।